गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था एंजाइम स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशंस एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म्स एंड टुडे डिस्कसिंग फैक्टर्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स का क्या स्पेसिफिसिटी है। ये एंजाइम्स का साइट्स होता है, एक्टिव साइट्स, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, फिर वो कैटालाइटिक करके रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। उसके बाद हमने बताया था कि एंजाइम कैसे वर्क करता है। वो रिएक्टेंट के जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डाउन कर देता है, लोअर कर देता है, ताकि वो इजीली वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। क्या नेचर्स है एंजाइम्स का वो हमने देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एंजाइम जो होता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम से मिलकर के बनाता है, दैट इज द होलो एंजाइम्स। और वहाँ पे नॉन प्रोटीनस पार्ट्स भी बाइंड किए हुए रहते हैं, जिसको हम लोग कोफैक्टर्स बोलते हैं। एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होता है, दूसरा को एंजाइम्स होता है। सो सम विटामिन्स आर द को एंजाइम्स डेरिवेटिव्स, जैसे थायमिन टीपीपी है, एफएमएन है, एफएडी है, को एंजाइम, ये विटामिन बी का डेरिवेटिव्स है। यहाँ पे एक हमने चार्ट दे दिया है, इसको ध्यान रखिएगा जरा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि सम मेटल एंड एक्टिवेटर्स भी अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ, जो उसके एक्टिवेशंस में हेल्प करते हैं। एक्टिव साइट्स के बारे में मैंने बताया था कि एक्टिव साइट्स वो प्लेस है 3 डायमेंशनल अमीनो एसिड्स का बना होता है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं। ओके। दूसरा हमने बताया था नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस। हमने क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड साइट ऑफ सिक्रीशंस, एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। दूसरा हमने नोमेनक्लेचर में बताया था कि एक तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, दूसरा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं भी हो सकता है। उसके बाद क्लासिफिकेशंस के बारे में चर्चा किए था। और कोडिंग एंजाइम जो नंबर है, कोडिंग जिसको बोलते हैं, एंजाइम कोड 2711, ये क्या इंडिकेट करता है, ये भी हमने बताया था कि फर्स्ट जो होता है वो क्लास को इंडिकेट करता है, सेकंड सब क्लास को, थर्ड होता है सब ग्रुप, एंड फोर्थ कि वो किस प्लेस में, पार्टिकुलर प्लेस पे वो लिस्ट आउट है, तो ये इंडिकेट करता है। स्पेसिफिसिटी के बारे में भी हमने बताया था कि एब्सोल्युटली स्पेसिफिसिटी शो करता है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करता है, स्टेरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी शो करता है, लिंकेज स्पेसिफिसिटी भी शो करता है। हमने एंजाइम मैकेनिज्म्स के बारे में भी देखा था कि कैसे वो वर्क करता है। 2 मॉडल था इस पे, लॉक एंड की थ्योरी, दूसरा था हमारा क्या चीज, इंड्यूस फिट मॉडल। इसने लॉक एंड की मॉडल्स पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बिकॉज इन्होंने ये बताया था कि एक्टिव साइट्स इज रिजिड स्ट्रक्चर्स, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्टिव साइट अगर रिजिड होगा तो सबस्ट्रेट का जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंग में, अगर शेप है तो ठीक, शेप अगर मिल रहा है तो ये तो यहाँ पे कंबाइंड करेगा, यदि शेप सिमिलर नहीं हुआ तो वो सबस्ट्रेट को कैटालाइट नहीं कर पाएगा। तो इसके अगेंस्ट में एक इंड्यूस फिट मॉडल आया, उन्होंने बताया कि ये जो एक्टिव साइट्स होता है वह क्या होता है, रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यानी जो सबस्ट्रेट जिस शेप का प्री शेप होता है, यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह का सबस्ट्रेट आएगा उसी के अकॉर्डिंग टू अपने शेप में वो कन्वर्ट करता है, फिर वो बाइंड करता है, देन कैटालाइज, और तब बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सम फैक्टर्स है, हम आज चर्चा करेंगे फैक्टर्स का। हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स के बारे में कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेट ऑफ रिएक्शन से, यानी एंजाइम एक्टिविटी से। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इनिशियल स्टेज में, वैसे वैसे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को वो इंक्रीज करेगा। बट ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होते जाएगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, एंजाइम एक्टिविटी होगा, उसके बाद वो डिक्लाइन करने लगता है, बिकॉज जे दे डेनेचर द एंजाइम एक्टिविटी, यानी वो एंजाइम के स्ट्रक्चर्स को जो कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करता है उसको डीनेचर कर देता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेक डाउन करने लगता है। तो क्या होगा, उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी जो एंजाइम एक्टिविटी होती है डायरेक्टली रिलेटेड होती है टेम्परेचर से, बट एक ऑप्टिमम लिमिट में। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है मोस्टली सारे एंजाइम्स का, लगभग कुछ एंजाइम्स को एक्सेप्शनली छोड़ करके 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और आफ्टर 40 डिग्री दे डिक्लाइन द एक्टिविटी।
नेक्स्ट है हमारा पीएच। पीएच के बारे में भी है कि पीएच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट्स करता है। और ऐसा नहीं है कि जो सारे एंजाइम की एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे अलग अलग होती है, यानी सब एंजाइम अलग अलग पीएच पे एक्टिविटी शो करती है। जैसे पेप्सिन्स को अब यदि आप अल्कलाइन कंडीशंस में डालेंगे तो एक्टिविटी को शो नहीं करेगी या डिक्रीज कर जाएगी। सब पीएच जो होता है ऐसा नहीं कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज ही करता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है। यदि वो एसिडिक कंडीशंस में वर्क कर रहा है, उसको हम अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो डिक्लाइन करेगा। तो सारे एंजाइम्स का अलग अलग स्पेसिफिक पीएच होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, पेप्सिन वर्क्स ऑन द एसिडिक पीएच और ट्रिप्सिन वर्क्स ऑन द अल्कलाइन पीएच। रेट ऑफ रिएक्शंस पीएच और टेम्परेचर के अलावा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशंस के, यानी एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज करता है। बट एक कंडीशन है कि रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में इफ द सफिशिएंट सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट, यानी यदि जितना एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है उतना, यदि उसके उसकी एक्टिविटीज के लिए जितना सबस्ट्रेट चाहिए यदि वो प्रेजेंट नहीं है तो वो एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज नहीं कर पाएगी। एंजाइम ही है, सबस्ट्रेट नहीं है, तो किसको बाइंड करेगा, किसके साथ वो रिएक्शन शो करेगा, किस प्रोडक्ट को बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो यदि यदि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं उसके एवज में हमारे पास सफिशिएंट सबस्ट्रेट है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के। नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यानी एंजाइम्स है, जैसे सिमिलर से यदि एंजाइम्स है और सबस्ट्रेट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शंस का कोई मतलब नहीं है, कोई उतना इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन यदि सपोज दैट यहाँ पे सबस्ट्रेट है और एंजाइम ही नहीं है तो कैसे होगा, लेकिन यदि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहा है और सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शंस को भी वो इंक्रीज करता है। बट वो भी एक लिमिटेशंस है, आफ्टर लिमिटेशंस, जो उसकी एक्टिविटी कैपेसिटी है, जो ऑप्टिमल कंडीशंस है, उसके बाद वो लिमिटेड हो जाता है। वो लिमिटेड मतलब उसके बाद वो एक्टिविटी उसकी डिक्रीज करने लगती है या फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो उसकी जो कैपेसिटी होगी, जितना उसका बाइंडिंग कैपेसिटी होगा, उसके अलावा यदि हम देंगे तो वो बाइंड नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं जो एक्टिव साइट पर जितना सबस्ट्रेट को बाइंड करना है उसके अलावा अगर हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को प्रेजेंट रखेंगे तो कहाँ से बाइंड करेगा, नहीं कर पाएगा, जो उसकी कैपेसिटी है। तो जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शंस के। बट एक कंडीशन है कि उतना सफिशिएंट अमाउंट में सबस्ट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए और तभी वो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करेगा। एंजाइम काइनेटिक्स की बात करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है एंजाइम की, जो चेंजिंग होती है, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, बहुत सारा पैरामीटर उसको अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेस चेंजिंग को जो हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज द एंजाइम काइनेटिक्स। तो वो डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर्स पे, कौन सा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, कितना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, किस तरह का पीएच प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर है। तो उस सब कंडीशंस पर भी डिपेंड्स करता है एंजाइम काइनेटिक्स, और वो रेट ऑफ रिएक्शंस को जो स्टडी करते हैं दैट इज द एंजाइम काइनेटिक्स। हम देखेंगे सबसे पहले सबस्ट्रेट का, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सबस्ट्रेट से। यानी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो वैसे वैसे 2 मिनट, हाँ, वैसे वैसे वो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है। तो लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी होता है जहां पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस जो होगा वो हाफ कर देगा किसको, Vmax को। जैसे मान लीजिए कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन भी आता है जहां पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड Km, यानी माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट के बारे में बोला जाता है कि द concentration of the specific substrate at which a given enzyme 1/2 of its maximum velocity, यानी इसके मैक्सिमम वेलोसिटी के 1/2 हो जाता है। दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड क्या, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं Km। ओके। यहाँ पे एक मॉडल डेवलप किया गया है माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स मॉडल्स। इसमें जैसे मान लीजिए कि आप सबस्ट्रेट्स हैं और एंजाइम्स है, दोनों कंबाइंड बनाएगा, कंबाइंड करेगा तो बनेगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ये K1 हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से वो फॉर्मेशंस कर रहा है। K माइनस हम किए हैं कि किस रेट से वो ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी ये फॉर्मेशंस है और ये क्या है, ब्रेकडाउन है।
और K2 क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहा है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। लेकिन यदि कोई जरूरी तो नहीं है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है सबका सब प्रोडक्ट्स बन जाए, कुछ ब्रेकडाउन्स भी होता है, तो ये फॉर्म करता है किसको, Km, ये बनाता है सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम्स। आगे हम लोग देखेंगे कि माइकेलिस मेंशन्स जो है वो एक मैथमेटिकल मॉडल्स और मैथमेटिकल सीक्वेंसेस डिराइव किया है इन रिलेशंस बिटवीन किसके किसके बीच में, Vmax के बीच में, सबस्ट्रेट्स के बीच में और माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट के बीच में, कि कोई एंजाइम कितना उसकी एक्टिविटी होगा किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स पे, तो उसके बीच में एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, उस इक्वेशंस को V नॉट इजकल टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यानी V नॉट यहाँ पे है कि किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स कॉन्सेंट्रेशंस पर उसका वेलोसिटी क्या होगा या फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। वही यहाँ V नॉट इज द ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ द गिवन सबस्ट्रेट्स, Km इज द माइकेलिस मेंशन कांस्टेंट्स, और Km को हम लोग K-1 प्लस K2, यानी कहने का मतलब है कि रेट ऑफ फॉर्मेशंस K1 ब्रेक डाउन हो गया K-1 और K2, यानी यहाँ पे जो K2 और K-1 है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन करेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, और यहाँ पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। तो K1 हो गया यहाँ फॉर्मेशंस और K2 K1 हो गया यहाँ पे ब्रेकडाउन। तो इस रेशियो को भी हम लोग बोलते हैं Km। ऐसा नहीं है कि जिस रेशियो से Km K2 हो रहा है उसी रेशियो से K-1 भी होगा, और डिफरेंट भी हो सकता है, बट उस रेशियो को हम लोग Km बोलते हैं। अब लाइन वीवर बर्क प्लेटो इक्वेशन क्या है, तो माइकेलिस मेंशन इक्वेशन हमने बताया था कि V नॉट इक्वल टू Vmax इंटू एस डिवाइडेड बाई Km प्लस एस होता है। तो यदि सपोज दैट V नॉट इज एग्जैक्टली वन हाफ ऑफ Vmax, यानी V नॉट यदि Vmax का हाफ हो जाए उस कंडीशंस में क्या होगा। तो यदि हम इसका मैथमेटिकली इक्वेशन सोल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 2s इक्वल टू Km प्लस एस, यानी s बराबर x इक्वल टू Km हो जाता है। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा एक बार कॉपी पे कि ये जैसे s यहाँ पे आ गया ना, यहाँ कॉमन लेंगे Vmax, तो Vmax से Vmax कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2s इक्वल टू Km प्लस एस, s अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो s इक्वल टू Km हो जाएगा। अब ये माइकेलिस मेंशन इक्वेशंस है, ये भी इसको ड्राइव किए हैं। उसके नेक्स्ट उसी इक्वेशंस को लाइन वीवर बर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पे इक्वेशंस है सबस्ट्रेट वर्सेस किसके बीच में, वेलोसिटी और केम के बीच में, तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया है स्ट्रेट लाइन 1/s वर्सेस 1/v नॉट्स। वो उसी इक्वेशन से ड्राइव है, केम इक्वेशन से, माइकेलिस मेंशन इक्वेशन से। यदि सपोज दैट V नॉट इक्वल टू Vmax s बाई Km प्लस एस को 1/v नॉट कर दे, 1/v Vmax x बाई Km प्लस एस कर दे, फिर इसको डिराइव करें तो ये आता है 1/v नॉट इक्वल टू Km बाई Vmax इंटू एस प्लस 1/v Vmax। तो यदि सपोज दैट हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के फॉर्म में ड्राइव करते हैं तो ये आता है 1/v नॉट इक्वल टू Km बाई Vmax इंटू 1/s प्लस 1/v Vmax, यानी y इक्वल टू mx प्लस c, यानी y इक्वल टू 1/v, m इक्वल टू Km बाई x, Km बाई Vmax, और x इक्वल टू 1/s प्लस 1/v Vmax मतलब c इज द कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए Km बाई Vmax इज द स्लोप। तो यदि 1/v, जैसे हम v वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते थे, वही उसी तरह से यहाँ पे हम लोग 1/v नॉट और 1/s के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो इस ग्राफ को यदि हम प्लॉट करते हैं तो क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा और ये स्लोप इज क्या होगा, Km बाई Vmax होगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस आप जब मैथमेटिकली जब का इक्वेशन जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि y इक्वल टू mx को ऐसे ही हम लोग स्लोप को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे जो v पॉइंट पे जहाँ पे कट करता है दैट इज द 1/v max, ठीक है, मैक्सिमम। और उसको बैक में ले जाते हैं, यदि यहाँ पे 1/s है और यहाँ पे 0 से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये माइनस इंडिकेट करता है, तो जिस पॉइंट पे कट करता है दैट इज द -1/km। ये स्लोप हो गया Km बाई Vmax, और 1/v नॉट को जहाँ पे कट करेगा 1/v max, और जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के लाइन को माइनस साइड में कट करेगा दैट इज द -1/km। तो दैट इज द लाइन वीवर बर्क प्लॉट या फिर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स भी बोलते हैं। लास्ट है हमारा एक एंजाइम इनहिबिशंस। यदि कोई सबस्ट्रेट्स है, कोई सबस्टांस है
जो डिमिनिश कर देता है वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम्स, यानी उसकी एक्टिविटी को ब्रेक कर देता हो या फिर स्लो कर देता हो, तो उस तरह का या तो ड्रग हो सकता है या फिर एंटीबायोटिक हो सकता है या फिर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस हो सकता है या फिर एंटी मेटाबोलाइट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में भी बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है और कुछ ऐसा मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स बनने लगता है जो उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, या फिर हमने कोई ऐसा ड्रग्स ले लिया है या फिर एंटीबायोटिक को लेते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं या फिर ब्रेक कर देते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया है। तो जैसे बहुत सारा रिएक्शंस है, मैकेनिज्म्स है जो सेल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिकेंट्स है, वो सब इस तरह का काम करता है। ये जनरली दो टाइप्स का होता है, एक तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होता है और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन पहले हम देखते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होता है वो क्या होगा कि कंबाइंड करेगा किसके साथ, एंजाइम के साथ, जो उसका फंक्शनल ग्रुप है, जहां से वो फंक्शंस करता है, जहां से वो कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करता है, उसके फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो यदि उसके फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, दैट इज द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, यानी इरिवर्स है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा रिवर्सिबल। ये थ्री टाइप्स का है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। ये जनरली दो ही है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, सम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है अनकॉम्पिटिटिव में। यहाँ पे यदि सबस्ट्रेट है, एंजाइम्स है, तो एंजाइम का एक स्पेसिफिक साइट है दैट इज एक्टिव साइट्स, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। लेकिन कभी कभी कोई इनहिबिटर्स है वो कंपीट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो कंपीट किस सेंस में करेगा, यानी इसका ये प्लेस है यहाँ पे बाइंड करने के लिए, और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो आके यहीं पे बाइंड कर जाए, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं करेगा, या फिर दोनों में कंपटीशन होगा, जो बाइंड कर जाए उसी तरह के, यदि सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट बनेगा, यदि इनहिबिटर बाइंड कर गया तो वो डिले कर देगा या ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, यदि सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम कंबाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बनेगा। लेकिन यदि सपोज दैट इस सबस्ट्रेट के प्लेस पे इनहिबिटर बाइंड कर जाए तो क्या बनेगा, एंजाइम प्लस इनहिबिटर प्लस सबस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे तो बाइंड नहीं किया गया तो सबस्ट्रेट फ्री ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस नहीं हो रहा है। तो इस तरह के इनहिबिटर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरा हमारा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है कि जो सबस्ट्रेट का जो प्लेस है बाइंड करने का, वहां पे वो बाइंड नहीं कर करके वो दूसरे प्लेस पे बाइंड कर जाए, तो क्या करेगा, वो भी एक एक्टिविटी को स्लो करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करेगा, बट वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो बाइंड कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन उसी प्लेस पर जहां पे उसको बाइंड करना है, वो इनहिबिटर कहाँ बाइंड कर जा रहा है, किसी दूसरे प्लेस पर, किसी दूसरे प्लेस पर बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर बाइंड करता है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ तो प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बनाएगा। लेकिन यदि सपोज दैट इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो एंजाइम इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट नहीं बाइंड किया तो, ठीक है। लेकिन यदि एंजाइम सबस्ट्रेट, क्योंकि एंजाइम के किसी प्लेस पे इसको बाइंड करना है, ऐसा तो नहीं है कि जहां पे एक्टिव साइट से वहीं बाइंड करना है, कंपटीशन नहीं है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये दो तरह का एक्टिविटी यहाँ पे हो सकता है, दो तरह का प्रोडक्ट्स बन सकता है। अनकम्पिटिटिव सब मॉडिफिकेशंस है, इसमें क्या है, ये जस्ट ओनली बाइंड करता है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जहां पे उसका बाइंड करना है वहीं पे बनेगा। ये देखिए यहाँ पे जो एंजाइम्स है और ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ही बाइंड करता है, वो दूसरे में नहीं बाइंड करे, सो इट इज कॉल्ड अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये यूनिट्स है एंजाइम यूनिट्स, यानी कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू बताया गया था कि 1 यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है 1 माइक्रोमोल ऑफ सब्सटेंस पर मिनट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, किसी ऑप्टिमल कंडीशंस पे 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट को पर मिनट में जितना कन्वर्ट करता है, दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। और टर्नओवर नंबर के बारे में बोला जाता है कि द टर्नओवर नंबर इज द एंजाइम इन द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म पर यूनिट टाइम, यानी कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पर मिनट में वो ट्रांसफॉर्म करता है, दैट्स इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। ठीक है, और ये जनरली जो होता है वो एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, जहां पे ओनली स्पेसिफिक एंजाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर, जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, दैट इज द टर्नओवर नंबर। तो ये सब है ओवरऑल एंजाइम्स के बारे में।